जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, जय रमा, जय जनाका, जय रखमा, उलगुलान गुल जोहार, जय फुलो जानो और सबरंगी सलाम। आज मैं इन सबके नाम इसलिए लिए कि ये सब लोग मेरे हिसाब से महानायक है, महानायिका है। इन्होंने हमारे देश में केवल ये मेरे हिसाब से नहीं, पूरे भारत के लिए ये गणमान्य और लोगों के दिलों में बसे हुए महात्मा, महामानव, महानायक, महानायिकाएं हैं। अब ये महानायिका हम किसको कहते हैं और महानायिका कहना क्यों चाहिए, इसके बारे में आज राहुल खांडेकर जी ने मेरी बातचीत रखी है आप लोगों के साथ। हिंदी में बातचीत इसलिए कि मराठी वाले हिंदी समझते हैं और मैं बहुत ही सीधी सादी सरल, थोड़ी बम्बईया ऐसी हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को हिंदी भी समझ में आएगी और मराठी लोगों को भी ये समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि आज के विषय के बारे में सभी लोगों को जानकारी हो, इसलिए आज ये विषय लिया गया है। ये विषय लेने के पीछे का प्रयोजन ये भी था कि हाल ही में हमने 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिन को भारतीय स्त्री मुक्ति दिन करके सब लोगों ने उत्सव के तौर पे हमने मनाया। ये हमने क्यों मनाया, इसको लेकर बहुजन संगठक पे मेरी आपके साथ बातचीत हुई थी। मनुस्मृति का दहन यानी नई व्यवस्था का निर्माण। नई व्यवस्था का निर्माण यानी संविधान तक जाकर एक लोकतंत्र का निर्माण। मनुस्मृति में शोषक और शोषित, मालिक और गुलाम, पुरुष और स्त्री, वर्ग और वर्ग में जो अमीर है और गरीब, यानी हम लोगों वर्ण में रंगों के हिसाब से जो गोरे हैं और जो काले हैं, कलर्ड है वो। अब जो जाति के हिसाब से है, जाति के हिसाब से जो वर्ण है चातुर्वर्ण, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब सवर्ण में और ये उच्च वर्णियों में आते हैं। और बाकी जो शूद्र और अति शूद्र है उनकी एक पूरी ऐसी व्यवस्था बना के रखी मनुस्मृति ने कि इन सब ने हमेशा कामगार रहना है। लोग दूसरे जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो जन्मतः ही ऊंचे है और बाकी अन्य लोग जो है वो जन्मतः ही नीचे है। इस तरीके की एक पूरी श्रेणी पद्धता मनुस्मृति कर रही थी। इसलिए जिस दिन मनुस्मृति का दहन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने किया और महाड़ चौदार तालाब पर जब सारे अछूतों को पानी पिलाया, उसके पहले 1873 में गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखकर और महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हुए इस पूरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाया था। उसके आगे हम आते हैं, ये पूरी परंपरा फुले, शाहू, अंबेडकर की परंपरा और अंबेडकर के समकालीन लेकिन उनसे थोड़े छोटे उम्र के पेरियार, इन्होंने जो परंपरा इस देश में चलाई, ये परंपरा फुले अंबेडकरी परंपरा या फुले अंबेडकरवादी परंपरा के नाम से जानी जाती है। इस परंपरा ने जो रूढ़िवादी परंपरा थी, जो गुलामी की परंपरा थी, जो जाति भेद की, वर्ण भेद की, रंग भेद की, जो नस्ल भेद की, जो लिंग भाव की, लिंग भेद की ऐसी परंपरा थी, धर्म भेद की, ये सारी परंपराओं को उन्होंने नकारा और मनुस्मृति दहन तक जब बाबा साहब आते हैं 1927 में तब उसके बाद बाबा साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमारे हाथ में जब संविधान आया तो संविधान समिति के प्रमुख रहे बाबा साहेब। और ये जो हमारी घटना है उस घटना को हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया को अर्पित किया। अब ये जो उन्होंने किया, इसके कारण आज बहुत महत्व की बात यह है कि हम सब लोग 25 दिसंबर को, हालांकि मानव मुक्ति दिन मनाना चाहिए, लेकिन स्त्रियों ने, भारतीय स्त्रियों ने ये डिक्लेयर किया कि 8 मार्च हमारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिन होगा, लेकिन 25 दिसंबर ये हमारा भारतीय स्त्री मुक्ति दिन होगा। 25 दिसंबर भारतीय स्त्री मुक्ति दिन को लेकर आगे जाकर हम लोग जनवरी में प्रवेश करते हैं और नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन ये हमारा उत्सव मनाने का पर्व 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति दहन दिन से शुरू होता है। अब 1 जनवरी को हम सबको पता है कि हम अभी भीमा कोरेगांव में जो शहीद हुए और जिन्होंने विजय प्राप्त की, उसको हम शौर्य दिन जिसको कहते हैं, उस शौर्य दिन को और उन हुतात्माओं को भी स्मरण करते हुए और जिन्होंने ये विजय पेशवाई के ऊपर हासिल किया,
उन लोगों का स्मरण करते हैं और भीमा कोरेगांव स्तंभ को वंदन करने, सलाम करने, उन शहीदों को उनकी याद करने जाते हैं। 1 जनवरी 1848 ये दिन महिलाओं के और शूद्रों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए है कि इस देश में अंग्रेज आने के बाद कुछ लोगों के लिए स्कूल खुली थी, लेकिन इस देश में रहने वाले लोगों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए अंग्रेजों के स्कूल में महिलाओं को भेजने के लिए स्थानिक लोग तैयार तो थे ही नहीं, लेकिन स्थानिक लोगों में जो ब्राह्मण थे वो अपनी भी महिलाओं को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। तब जाके कहर मचा हुआ था, केशवपन था, विधवाओं का फिर सती जाना उनको कंपलसरी किया जा रहा था। ये भी हो रहा था कि जबरदस्ती से उन लोगों को काशी भेजा जाता था जो विधवाएं थी। जो विधवाएं सती नहीं जाती थी उनको विशिष्ट वस्त्र में रखा जाता था। तो ये ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण और उच्च वर्णीय महिलाओं के साथ पूरा शोषण होता था, जो हमें बताया जाता है कि शोषण जो है हमेशा जो अनाड़ी रहे हैं, अज्ञानी जो लोग हैं, उन्हीं के घर में होता रहा, और वो ही एक संपूर्णतः अज्ञानी लोग और पढ़े लिखे लोग न होने के कारण उनके घर में बाल विवाह होता रहा। हालांकि ये बात सच नहीं है। मनुस्मृति ने इस पूरे देश में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी जगह पे एक नियम लागू किया था, और वो बाल विवाह था। और बाल विवाह के साथ साथ जो लड़की अगर 9 साल की भी हो तो उसका पति 70 साल का भी हो सकता था। इस तरीके की एक विषमता महिलाओं के जीवन में भरी हुई थी। तो मुझे बताइए कि जिनकी शादी ही बचपन में हो जाती है, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार कैसे होगा? अब बात यह है कि यही प्रथाएं जो ऊंचे जाति में थे वो नीचे जातियों में भी धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं कि पानी का झिरपना, या पानी जब बहता है तो बूंद बूंद पानी जब होता है और फिल्टर होता है तो हम लोग मानते हैं, तो इसमें ये फिल्टरेशन नहीं था, ये ऐसा था कि इसका अनुकरण करते थे लोग। और पहले जो नीची जाति जिसको कहलाते हैं उनमें शादियां बराबरी के उम्र के भी लोग यानी युवाओं की होती थी, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों का अनुकरण करते हुए, क्योंकि ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानते थे, तो अनुकरण करते हुए बाल विवाह उनमें भी होने लगे। लेकिन एक बात बहुत महत्व की है और वो समझना चाहिए, और जिसमें महानायिका का मैं उकल करूंगी और महानायिकाओं के बारे में बोलूंगी, और उनके बारे में मैं जब आपके सामने पन्ने खोलूंगी तब आपको पता चलेगा कि इनको हम महानायिका क्यों कहते हैं। अब उस समय कोई भी उनके सामने कोई भी एक इस तरीके की रचना, उनको संरक्षण देने वाली रचना, और उनके सामने कोई आदर्श नहीं थे जिनके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ। अब सबसे पहला जिक्र हम 1 जनवरी को सावित्रीबाई का करते हैं। मैं अभी काल के हिसाब से नहीं जा रही हूँ। राजमाता जिजाबाई का जन्मदिन 12 जनवरी को आता है, इसलिए मैं 1 जनवरी से 12 जनवरी तक आऊंगी, तब मैं राजमाता जिजाऊ के बारे में बात करूंगी। लेकिन अब 1 जनवरी से हम शुरुआत करते हैं। तब सावित्रीबाई फुले जब उनका जन्म हुआ 1831 को, तो 1831 को जन्म हुआ और उसके बाद 9 साल के बाद उनकी शादी हुई, जबकि उस जमाने में सबके होती थी। उस जमाने में ना ही महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी, ना ही सावित्रीबाई फुले के पिताजी, ना ही किसी भी ब्राह्मण लोगों ने इस तरीके का विद्रोह किया था कि बाल विवाह 9 साल की उम्र में बंद किया जाए। जब सावित्रीबाई का जन्म हुआ और जब उनकी 9 साल की उम्र में शादी हुई ज्योतिराव फुले के साथ, तब ज्योतिराव 12 साल के थे। अब ज्योतिराव मिसेस मिशेल के स्कूल में पढ़ने जाने लगे, और ये जो अंग्रेजों की पढ़ाई है, वो पढ़ाई महात्मा ज्योतिराव फुले को उस समय इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि आजू बाजू के कोई भी पंतोजी या ब्राह्मण किसी भी माली लड़के को हो या किसी भी शूद्र अछूत मानकर इनको पढ़ाते नहीं थे। जब महात्मा ज्योतिराव फुले पढ़ने जाते थे, उनकी खुद की जो बुआ है सगुणाबाई क्षीरसागर, वो भी उनको इंटरेस्ट आने लगा और वो भी उनके साथ पढ़ने लगी। उसका उपयोग ये हुआ कि सावित्रीबाई के साथ वो पढ़ने कलम लेकर बैठती थी और उनको पढ़ाती थी। धीरे धीरे सावित्रीबाई फुले पढ़ने लगी, और सावित्रीबाई फुले भी मिसेस मिशेल और मिसेस फरेरा के स्कूल में बाद में पढ़ने गई। इतना ही नहीं, तो उन्होंने जब अपनी 17 साल की उम्र में स्कूल खोली, उसके पहले उनका डीएड जैसे कि जिसको हम कहते हैं अध्यापक का ट्रेनिंग पूरा हो चुका था। अब जिस समय स्कूल ही नहीं खुली है बाकी सब जगह, तब सावित्रीबाई एक ख्रिस्ती मिशनरी औरत के पास पढ़ती है, लिखती है, और पढ़ने लिखने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई और 20 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले, जबकि आज के बच्चे अभी तक करियर क्या बनाए ये तय नहीं कर पाते हैं।
हम 18 से 21 साल की उम्र की एक परिपक्वता देखते हुए उनके वोटिंग राइट से लेकर उनके शादी के अधिकार को लेकर आज कुछ नियम बना चुके हैं, लेकिन तब उनकी करीबन हम उम्र और एक दूसरे के साथ सीखना, इसके बाद उनके उम्र के बाकी सब लोग क्या कर रहे थे, तो उनके उम्र की बाकी महिलाएं उनका उनका जो संसार है यानी फैमिली है, जो परिवार है, वो चला रही थी, चूल्हा चौका झोंक रही थी। ब्राह्मण महिलाओं में भी कोई भी महिला उस समय तक पढ़ी लिखी महिला महाराष्ट्र में थी ही नहीं। आजकल लोग निकाल निकाल कर कह रहे हैं कि पहले बाकी की थी। अब ये कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं उर्दू पढ़ती भी थी, मुस्लिम महिलाएं कुरान पढ़ने के लिए उनकी भाषा में कुरान पढ़ने लगी थी, ये बातें हैं। लेकिन उनको उनके लिए स्कूल नहीं खुले थे और उनके लिए बाकी की सारी चीजें एक करीबन जनसामान्य लोगों के लिए स्कूल खुलना ऐसे नहीं हुआ था। अंग्रेज आने के बाद आदमियों को, बच्चों को यानी जो मेल लड़के हैं, लड़कों को पढ़ाई धीरे धीरे मिलने लगी थी, जिसका असर आपको दिखता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले के पहले हम राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह इनके जो नाम देखते हैं, जो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में या तो फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जिनका जन्म हुआ है या जो थोड़े यंग हुए हैं, और तभी जाकर ब्राह्मण समाज की स्थापना भी होती है। और ये लोग बंगाल में हम लोगों को पढ़े लिखे दिखते हैं, केरला में उस समय पढ़ने लिखने की एक वेव आई है, और महाराष्ट्र में उस समय एक पूरी वेव चल रही है पढ़ने लिखने की। लेकिन उसका असर महिलाओं पर होकर, उच्च वर्ण की महिलाएं, उच्च जाति की महिलाएं, इन्होंने आगे आकर कोई भी स्कूल कभी भी खोली नहीं, और करीबन 1920 तक उनमें से आगे आकर अध्यापकों का स्कूल खोलने का धैर्य भी दिखा नहीं पाई थी। तब तक इस देश में बहुजन जिनको कहा जाता है, उन बहुजन नायिकाओं ने ही स्कूल खोला, उन बहुजन नायिकाओं ने ही पढ़ाया, जबकि उनके सामने कोई भी आदर्श नहीं था। अब उनके सामने जो आदर्श पेश किया गया था, वो वेदों, उपनिषद और इसमें से, और 7वीं शताब्दी में जैन वाङ्मय से या फिर जो मूर्तियां आई, उन मूर्तियों में एक मूर्ति प्रचलित की गई जिसको उन्होंने विद्या देवता कहा था, वो थी सरस्वती। लेकिन सरस्वती का आगा पीछा ये नहीं है कि उन्होंने लोगों को विद्या दिया, उनके बारे में, उनको विद्या देने के लिए उन्होंने लोगों को विद्या देने की कुछ भी बात हमें नहीं दिखती है। वो खुद वीणा बजाती थी, वो खुद बहुत स्कॉलर लड़की थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी। इस तरीके की एक पूरा एक जो मिथक है, वो मिथक बनाया भी गया, या इस तरीके की कोई विभूति होगी भी तो उसने लोगों को प्रशिक्षित किया, ऐसा कहीं भी किसी भी वाङ्मय में लिखा नहीं। ऐसा लिखा गया है कि वो खुद एक पंडिता थी, लेकिन उन्होंने अपने आजू बाजू के महिलाओं को लेकर पढ़ना लिखना सिखाया, या फिर अपने आजू बाजू के छोटे छोटे बच्चों को लेकर, फिर बड़े बूढ़ों को लेकर सिखाया। इस तरीके की का जिक्र कहीं भी नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसा आदर्श न होते हुए अपने ही मन से स्वयं निर्माण, स्वयंभू होना, और अपने मन से आगे आकर पहल करना और कहना कि मैं सारी महिलाओं के लिए स्कूल जाऊंगी, जो मैं पढ़ी लिखी हूँ वो मैं लोगों को बांटूंगी। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि ये हम विद्या प्रदान नहीं करेंगे, तो मराठी में उनका बहुत ही फेमस ये है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना अनर्थ झाले, वित्ता विना क्षुद्र खचले, आणि हे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। जिनके पास अविद्या है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनाड़ी है, जो निरक्षर है, जिनको पढ़ने लिखने की कोई भी सुविधा नहीं है, जिनको साक्षर इसलिए नहीं किया गया है कि वो कोई हिसाब में कुछ हिसाब न मांगे, वो कुछ जैसे सफदर हाशमी की एक का गीत आप लोगों को याद होगा कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। तो पढ़ना लिखना सीखो, ये ओ मेहनत करने वालों, ये जब ये कहते हैं, तब ये पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, तब सफदर हाशमी के काल में फिर से मेहनत करने वाले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो ऊंची जाति के हैं वो पढ़ लिख गए हैं। ये काल का अंतर है। लेकिन उस समय काल के अंतर में ही देखिए कि ये जो बहुजन नायिका थी, ये अकेली थी, सावित्रीबाई फुले। उन्होंने अपने साथ की जो महिलाएं हैं उनको भी पढ़ाया, जो उनको लोगों को पढ़ाना था। जो उन्होंने अपना एक अभ्यासक्रम बनाया, जिसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, वो जो पाठ्य पुस्तक बनाया, उस किताब में किस तरीके से कौन कौन से विषय होंगे, गणित कैसे होगा, भाषा कैसे होगी, लोगों को कौन सा इतिहास सिखाना चाहिए, जो गुलामगिरी का है वो गुलामगिरी वाला इतिहास सिखाना चाहिए, या गुलामगिरी के पीछे का
गुलामगिरी के पीछे जो कारण मीमांसा है वो सिखानी चाहिए। ये सारे प्रयोग उन्होंने शिक्षा में किए। उन्होंने भूगोल सिखाया, जो रूढ़ अर्थ में इतिहास है वो सिखाते-सिखाते इतिहास के पन्नों में जो प्रक्षिप्त या घूसखोरी की गई, और जिस तरीके से लोगों के दिमाग में उनके बहुत सुंदर प्रयोग महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले कहते हैं, वो हमारी चेतना जागरण हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमारी जो अंतर चेतना है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, मराठीमध्ये जाणीवा आणि नेणीवा, तो हमारे हम जो चेतना है वो अंतर चेतना, तो हमारी चेतना का जागरण हमारी शिक्षा करती है, लेकिन हमारी अंतर चेतना का जागरण जब तक शिक्षा नहीं करेगी तब तक हमारी शिक्षा को दिशा नहीं मिलेगी। इस तरीके की एक दिशा देने वाली पहली महिला सावित्रीबाई, और सावित्रीबाई फुले जब ये कहती है, तब सावित्रीबाई फुले के साथ उनकी एक दोस्त, मुस्लिम दोस्त फातिमा शेख उनके साथ है, सरस्वतीबाई गोवंडे उनके साथ है, सावित्रीबाई रोड़े उनके साथ है। इन महिलाओं ने उनके साथ रहकर शिक्षा ली है, और उसमें उनकी जो बुआ है महात्मा ज्योतिराव फुले की, उनकी वो उस बुआ का बहुत बड़ा योगदान सावित्रीबाई को पढ़ाने में भी रहा है और इन महिलाओं को भी पढ़ाने में रहा है। सावित्रीबाई के साथ इन महिलाओं ने खुद पढ़ना लिखना तो सीखा ही, लेकिन उन्होंने स्कूल में जाना शुरू किया। अब 1848 के साल में फातिमा शेख भी कहा जाता है कि उनका जन्म 9 जनवरी 1831 का ही है, जिस समय सावित्रीबाई का जन्म हुआ। बचपन से महात्मा ज्योतिराव फुले और उस्मान शेख ये भी दोस्त रहे हैं। आज के जैसे वो भी सोचिए कि 19वीं सदी में होकर भी कभी हिंदू मुस्लिम इस तरीके से भेदभाव और बैरभाव नहीं था, तो एक दूसरे के साथ ये सारे जो किसान थे, कारीगर थे, जिनको हम आज कहते हैं कि जो ओबीसीज है या फिर जो दलित है, एससी एसटी ओबीसी, आदिवासी, घुमंतु विमुक्त, ये सब एक दूसरे के साथ उनका मिलाप है, उनका व्यापार है, एक दूसरे के साथ उनका रहन-सहन है, और वो एक दूसरे के साथ के आसपास की बस्तियों में ही है। तब ये कैटेगरी अतिशूद्र कैटेगरी ब्राह्मणों ने, उच्च वर्णियों ने और सवर्णों ने की है, और ऐसे करते उन्होंने जब अंग्रेज आए, जब तब अंग्रेजों को भी पता चला कि इस जाति व्यवस्था के कारण हम इन लोगों के बीच में जो डिवाइड वाला कर सकते हैं, इनका डिवीजन वो हम जरूर कर सकते हैं। एक तरफ उन्होंने सबको एक साथ समान शिक्षा देने की भी शुरुआत की, और दूसरे समय पे ये वसाहतकालीन व्यवस्था में जो उनको दिखा कि घुमंतु विमुक्त ये है, तो उन्होंने उनको क्रिमिनल ट्राइब भी घोषित किया। अब मैं आती हूँ आपको कि 1 जनवरी से 9 जनवरी तक मैं पहुंची हूँ। 9 जनवरी को फातिमा शेख की जयंती आती है, और फातिमा शेख ये पहली भारतीय मुस्लिम शिक्षिका है। रुकैया सखावत हुसैन जी का नाम दूसरी शिक्षिका के तौर पे आता है, जो कि हमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली इस इलाके में रुकैया जी दिखती है। तेलंगाना में भी अभी इतिहास बाहर निकल रहा है, कर्नाटका में भी निकल रहा है, और पता चल रहा है कि वहाँ बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, जैसे चांद बीबी के काल में और उसके आगे आकर उन्होंने अलग तरीके की शिक्षा प्राप्त की थी, जिसको हम शस्त्रास्त्र विद्या कह सकते हैं, जो कि झांसी की रानी के समय भी शस्त्रास्त्र विद्या सीखने वाली झलकारी थी। और जो तंट्या भील और हम कहेंगे बिरसा मुंडा, तो तंट्या भील के समय और बिरसा मुंडा के समय जब जिन्होंने लड़ाई की, तो सिदो कान्हो नाम के जो 2 भाई थे, उनकी जो बहनें थी, जो फूलो और जानो, इन फूलो और जानो बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष किया। इनको भी कोई ये पढ़ाने वाला नहीं था कि अपनी जागीर, अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ने के लिए आप लोगों को हम आके बताते हैं कि आपके कितने अधिकार हैं और आप लोग लड़िए। इस तरीके से कोई भी अ, अ, जो उच्च वर्णीय जाति जमाती के लोग हैं, उन्होंने अगुवाई नहीं की थी। ये सब लोगों के खुद के स्वयंपूर्ण लड़ाई थी, और खुद आकर इन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये एक्चुअली सच्चा इतिहास है। फातिमा शेख जी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां इसलिए है कि फातिमा शेख जी के बारे में बहुत सारी लिखी हुई चीजें नहीं है, लेकिन मौजूद चीजें हैं। जैसे कि उस्मान शेख जी का वाड़ा, जब बालकृष्ण भिड़े का जो वाड़ा है, जो दगड़ू शेठ हलवाई गणेश के मंदिर के सामने है, जिसकी अवस्था बहुत जीर्ण हुई है, आज पहली बार यानी 2023 में लोगों के पक्ष में निकाल लगते हुए ये कहा गया कि इस भिड़ेवाड़ा को महात्मा फुले जी का, सावित्रीबाई फुले जी के स्कूल का स्मारक बनाया जाए, और वो कोर्ट में जीत हुई, और पुणे महानगर पालिका कि ये जीत के कारण आज हमें ये पता चल रहा है कि ये जो भिड़ेवाड़ा है उसके लिए उसका जो स्मारक बनेगा, ये हमारी 1 जनवरी 1848 को हम सब लोगों के लिए, केवल महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत के लिए
महिलाओं के पढ़ने लिखने की शुरुआत का यानी आरंभ बिंदु है। इसलिए सावित्रीबाई फुले ये एक तौर पे आद्य शिक्षिका तो है ही, आरंभ करने वाली, शिक्षा का आरंभ करने वाली एक अध्यापिका तो है ही, लेकिन उसका पाठ्यक्रम बनाने वाली, टेक्स्ट बुक बनाने वाली एक शिक्षा तज्ञ, जिसको हम विद्या तज्ञ कहेंगे, इस तरीके से विद्या तज्ञ है भी है। जिनको जिनको कविताएं आती थी तो वो कविता भी कहती करती थी, और उनकी कविताओं की किताब भी है, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने निबंध भी लिखे हैं, तो वो एक लेखिका भी है। वो एक बहुत अच्छी गार्डनर भी है। यानी जिस तरीके का वर्णन सरस्वती का एक किताबों में, जेके रोलिंग्स के जैसे हैरी पॉटर हो या कोई भी किताबों में करते हुए, विद्या देवता का वर्णन करते हुए एक मूर्ति को बिठा दिया है, ये मूर्ति नहीं थी, ये जीती जागती इंसान थी। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने ये सारी विद्या मैं अकेली हूँ ऐसे कहते हुए स्वाभिमान के, अभिमान के साथ या अहंकार के साथ कि मैं एक ऐसी जाति में जन्मी हूँ, मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ, और ये मेरे पास इतनी सारी कलाएं हैं, उसमें मैं पारंगत हूँ, इस तरीके की अधिष्ठात्री नहीं है सावित्रीबाई। सावित्रीबाई ये ज्ञान उन्होंने सबको बांटा है। ये जब कोई भी अनाज बांटता है तो अनाज खत्म हो सकता है, लेकिन जब ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान पेड़ों के जैसे होता है। बीज बीज आप लगाओ, बीज लगाने के बाद उसको पानी दो, और फिर बीज अंकुरित होता है, और बीज से पौधे बनते हैं, और पौधों से बहुत बड़े वृक्ष बनते हैं। ज्ञान उसी तरीके से है। इस ज्ञान का बीज इन्होंने उगाया, तो हमारी जिंदगी में जो अंधेरा था, वो अंधेरा दूर करने के लिए ये पूरा प्रयास किया। अब सावित्रीबाई ने जो प्रयास किया, उनके इस प्रयास में जो हाथ लगे, उसमें प्रमुख हाथ थे फातिमा शेख जी के, क्योंकि इनका जिक्र कुछ यानी जैसे उनके खत में मिलता है सावित्रीबाई के, उसी तरीके से ज्ञानोदय के ज्ञानोदय नाम का जो मासिक मिलता था, मासिक पत्रिका, उसमें मिलता है। और उस समय गैजेट निकलते थे, सरकारी गैजेट, उसमें उनका जिक्र मिलता है। और उस्मान शेख जी की बहन होने के नाते वो वहां पढ़ा रही है, तो उनका जो वाड़ा है वो उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा। तो 9 जनवरी को हम फातिमा शेख जी की जयंती का उत्सव मनाते हैं। अब इसके बाद जो सारे नाम है वो जनवरी के उत्सव के नहीं है। इन बहुजन नायिकाओं के साथ इन्होंने काम किया। अब उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में, जन्म की तिथि नहीं है, तो सब लोग जिनका जिक्र किया गया है, मैंने कहा ताराबाई शिंदे हो, जनाका शिंदे हो, या फिर तानीबाई बिरजे हो, डॉक्टर रखमाबाई हो, उनके उनके जन्मदिन के ऊपर मैं उनके आपके साथ बातचीत करूंगी। लेकिन ये जो बहुजन नायिकाएं हैं, ये जन्म उनका बहुजन में हुआ, लेकिन ये सबसे पहले पूरे भारत की राष्ट्र नायिका है। जैसे कि 12 जनवरी को हम राजमाता जिजाऊ का जो उत्सव मनाते हैं, तो वो इसलिए मनाते हैं राजमाता जिजाऊ का कि 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ। अब राजमाता जिजाऊ के सामने भी ऐसा कोई भी आदर्श उनके सामने नहीं था कि एक व्यक्ति, एक स्त्री ने इतना बड़ा महाराष्ट्र में स्वराज्य खड़ा करने के लिए काम किया था। वो राजमाता जिजाऊ के पहले महाराष्ट्र के इतिहास में आपको दिखता नहीं है। हालांकि हमें दिखता है कि मिथकों में है, लेकिन मुगलों से लड़ने वाली रानियां और मुगल सैन्यों के साथ भी, और मुगलों के साथ तय करते हुए उनके साथ शादी करके बादशाह की पत्नी होने वाली रानियां, इतना ही नहीं तो राजपूत जिनको कहा जाता है, वो राजपूतों के घरों की रानियां, इनके सारे जो इतिहास है उसी के जैसे आदिवासी रानियों के भी इतिहास है, वो हमें आजादी के पहले के इतिहास में मिलते हैं, जो कि जीजाबाई के इतिहास के समकालीन भी मिलते हैं, उसके पहले भी मिलते हैं। उसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगी, आज के कार्यक्रम में नहीं। लेकिन मैं आज खास तौर पे 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आ रही हूँ। अब 12 जनवरी तक आने के समय मैं एक पहली बात बता दूं कि ताराबाई शिंदे इस देश की पहली सत्यशोधक निबंधकार है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, सावित्री रोड़े, सगुणाबाई क्षीरसागर, सरस्वती गोवंडे, लहूजी, राणोजी, ये सब लोग और उनके साथ काम करने वाले अन्य बाकी लोग जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, फिर वो नारायण मेघाजी लोखंडे हो, या फिर यानी महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ जो लोग काम कर रहे थे, वो सारे लोगों को अगर हम देखेंगे, जो उनकी सत्यशोधक विचारधारा को आगे लेकर जा रहे थे, जिसमें जिक्र होता है। आज अभी सत्यशोधक फिल्म भी आई है, मैंने अभी तक देखी नहीं, लेकिन आप लोग जरूर देखिए, उसमें आप लोगों को काफी सारे संदर्भ भी मिलेंगे। तो जैसे कि डॉक्टर विश्राम घोले का भी एक संदर्भ है, तो उनकी बेटी पढ़ने लगी थी, तो उसको मारने का प्रयास किया गया, और उनकी बेटी को मारने का प्रयास किया ही गया, लेकिन उसको मार दिया गया, उसका कत्ल किया गया।
और ये शिक्षा के क्षेत्र में पहला बलि भी माना जाता है। तो ऐसे जो सत्यशोधक समाज के लोग हैं जिनको लगातार थ्रेट मिलती गई है, जैसे हमें दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश के बारे में दिखता है, तो उस समय की पूरी सनातनी जो परंपरा थी उनको बहुत धक्का लग रहा था कि ये लोग कैसे पढ़ लिख रहे हैं और लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, उनमें जागृति कर रहे हैं और लड़कियां बोलने लगी है। डॉक्टर रखमाबाई कहती है कि बाल विवाह की उम्र इस तरीके से हो ही नहीं सकती है, उसके लिए वो कोर्ट में जाती है और लोकमान्य तिलक उस समय 10 साल की उम्र तक ही रखना चाहिए ये कहते हैं। और रखमाबाई उसके लिए एक खुद डॉक्टर होने के नाते भी, और डॉक्टर उस समय जब वो डॉक्टर बन भी रही थी, वहां से लेकर डॉक्टर होने के नाते उनका जो प्रवास होता है, जो सफर होता है, उसमें भी डॉक्टर रखमाबाई अकेली है कि जिन्होंने बाल विवाह के बारे में जो कानून बना, तो वो हिंदुस्तान से अकेली है कि उन्होंने ये पहल की। उनके साथ जो ख्रिस्ती मिशनरी डॉक्टर स्त्रियां थी, उनमें 55 यानी 55 जो पेची फिप्सन के साथ की डॉक्टर पेची फिप्सन के साथ महिलाएं थी, जो डॉक्टर महिलाएं थी, उन्होंने बाल विवाह के बारे में, यानी बाल विवाह बंदी के बारे में जो कानून बना, उस कानून को लेकर अगुवाई की और उसमें सबसे बड़ी अगुवाई डॉक्टर रखमाबाई ने की थी। तो वो भी सत्यशोधक समाज के विचार भी मानती थी और सयाजी राव और शाहू जी, इनके साथ उनका सरोकार भी रहा था। आप उनका घर खुद का प्रोग्रेसिव रहा है। अब आप देखिए कि ये सारी महानायिका जो है, इनके पहले इनके सामने कोई आदर्श नहीं। ऐसा कि उनके पहले कोई बन गया इसलिए मैं आदर्श बनूंगी, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि ताराबाई शिंदे जो पहला स्त्रीवादी निबंध लिखती हैं, हमें पता है कि जब वर्जीनिया वुल्फ लिखती है, जब मेरी स्टुअर्ट क्राफ्ट लिखती है, तब वो पहला निबंध लिखती है, फिर वर्जीनिया वुल्फ लिखती है कि मुझे लिखने के लिए एक कमरा चाहिए। इन सब का लिखना एक पूरे इतिहास में बंद हो गया है। इतिहास में वो प्रेरणादायी भी माना जाता है, वो नारीवादी इतिहास की धरोहर मानी जाती है। लेकिन हमारी नायिकाओं की जब धरोहर सामने आ रही है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत अस्वस्थ है। क्यों अस्वस्थ है? इसलिए अस्वस्थ है कि कम से कम जो यूरोप हो, अमेरिका हो, यहाँ गोरे लोगों में से महिलाएं निकलकर उन्होंने कुछ काम किया। उसी समय जो अश्वेत महिलाएं, जिसको आज अफ्रो अमेरिकन महिलाएं कहा जाता है, उन्होंने भी बाहर निकलकर काम किया है और उन्होंने उसी समय ज़ोरा हडसन ने किताब लिखी और उन्होंने सबके सामने वहां की यानी अफ्रो अमेरिकन महिलाओं के बारे में अपना इतिहास सामने लाते हुए कहा कि कलर मैटर्स, और उन्होंने जो अश्वेत महिलाओं ने योगदान दिया वो सामने लाया। हमारे देश में हालांकि जो मालिक थे, जो शोषक थे, वो उच्च वर्णीय और सवर्ण लोग थे, और उच्च वर्णीय सवर्ण लोगों के इस पूरे उनका जो सरोकार रहा है, वो सरोकार केवल एक पितृसत्तात्मक सरोकार रहा है, जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले की संकल्पना में ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक संकल्पना को महात्मा ज्योतिराव फुले रखते हैं, सावित्रीबाई फुले रखते हैं, फातिमा शेख भी रखती हैं। अब बताइए कि कौन से भाई बहन की मिसाल हम दे सकते हैं कि बहन को सिखाया, बहन को आगे किया, उस्मान शेख जी ने वाड़ा दिया, अपने कारोबार में लगे रहे, लेकिन उनकी बहन मुस्लिम समाज की पहली शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले एक स्त्री पुरुष सहजीवन का भी ऐसा प्रतीक है कि पूरे विश्व में आज हम देखेंगे पूरे विश्व में इस तरीके का प्रतीक उस जमाने में नहीं था, और उसके पहले भी स्त्री पुरुष सहजीवन होते हुए इस तरीके की महानायिकाओं का हमारे सामने कोई जिक्र नहीं आता है। हर एक रानी अलग है, विक्टोरिया रानी भी बनी है लेकिन वो अलग है, एक इकलौते रानी के तौर पे उनकी मिसालें रखी जाती है, लेकिन सहजीवन के प्रतीक के तौर पे सामान्य लोगों के बीच में भी, और जिनको महत्तम कहा जाएगा, जिनको महान कहा जाएगा, उसमें इनका जिक्र आता है। अब जब हम जो फातिमा शेख जी का जिक्र के बारे में कहते हैं, वो रुकैया सखावत हुसैन के पहले ही 19वीं सदी में 1848 में बनी, और फिर 1852 में लगातार अपना जो वाड़ा था, जो हवेली थी, उसमें वो पढ़ाती थी और ये स्कूल चलाती थी। अब जिक्र आता है जिन लोगों का, उसमें ताराबाई शिंदे के स्त्रीवादी निबंधकार होने का। उन्होंने अपन 1882 में ये किताब प्रकाशित की जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, जो मेरी स्टुअर्ट क्राफ्ट हो, वर्जीनिया वुल्फ हो या सिमांदो बुआ के पहले लिखी गई। यानी इन लोगों के बाद मेरी स्टुअर्ट क्राफ्ट और वर्जीनिया वुल्फ के बिल्कुल समकालीन, और सिमांदो बुआ के पहले एक पहला स्त्रीवादी निबंध आता है, वो भारत में आता है, और जो स्त्री पुरुष तुलना है, और वो भी महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के सत्यशोधक समाज की फॉलोअर थी।
वो बुल्ढाना में रहती थी। इस सब आज के जैसे मोबाइल नहीं थे, उसके थोड़े से पहले जो फ़ोन आए वो भी नहीं थे, बिजली नहीं थी और ना ही रेलगाड़ी से आना-जाना इस तरीके से शुरू नहीं हुआ था। बहुत दूर तक चलकर जाना, बैलगाड़ी से जाना इतना था, लेकिन पोस्टमैन बने थे और पोस्ट जाने लगे थे और कुछ पोस्ट मेल से भेजे जाते थे, ट्रेन से भेजे जाते थे और ताराबाई शिंदे के पिताजी एक पोस्टमैन हुआ करते थे। ताराबाई शिंदे खुद घोड़े पे बैठकर लोगों के पास ये उनके पत्र पहुंचाने जाती थी। एक पोस्ट वुमन का भी काम ताराबाई शिंदे करती थी और उनके पति ने उनको नकारा था। तब उन्होंने अपने पति को नकारते हुए कि मेरी शादी बचपन में की गई है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, ये कहते हुए अपने पिताजी के साथ रहते हुए वो घोड़े की रपेट करती थी, वो खेती करती थी और उनका पढ़ना लिखना बहुत था। उनके पिताजी ने उनको सत्यशोधक समाज के होने के कारण पढ़ना लिखना तो सिखाया ही था, लेकिन ताराबाई शिंदे की निरीक्षण शक्ति, आकलन शक्ति और अनुमान शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसको हम कह सकते थे कि वो केवल एक स्त्रीवादी निबंधकार नहीं थी, एक बहुत बड़ी स्त्रीवादी आलोचक थी, जिसको हम बहुजन स्त्रीवादी समीक्षा की शुरुआत कह सकते हैं। और इसलिए ताराबाई शिंदे के सामने भी कोई ऐसा ऐसी प्रेरणा नहीं थी, उसको उनको नहीं पता था कि उन्होंने लिखा हुआ ये निबंध जो है ये इतना बड़ा बन जाएगा। अब मैं आती हूँ दो मुख्य चीजों पर। ये महानायिकाओं के समय तक ना पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था, ना तिलक का जन्म हुआ था, ना आगरकर का जन्म हुआ था। 1853, 1856, 1858 इस तरीके के काल में इनके जन्म है और उसके बाद महादेव गोविंद रानड़े, जिनको बाद में न्यायमूर्ति रानड़े कहते हैं, वो है। यानी 1848 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोली, तब तक ना आगरकर का जन्म है, ना तिलक का जन्म है और पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में होता है। यानी वो 1848 में स्कूल खोलने के 10 साल बाद, यानी जब सावित्रीबाई फुले 27 साल की है, तब होता है। अब मुझे बताइए कि इस तरीके की एक पूरी क्रोनोलॉजी क्या आपको पढ़ाई गई है? अब अब बताइए कि पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले को एक साथ करते हुए इन लोगों ने क्या कर दिया? इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे में से पंडिता रमाबाई तैयार हुई। पंडिता रमाबाई का जन्म ही नहीं हुआ था, तो पंडिता रमाबाई को आप पहले कैसे मानेंगे? जबकि डॉक्टर आनंदीबाई जोशी डॉक्टर बनकर यहाँ आई, तब उनके पति ने जब उनको कहा था कि आप वहाँ साड़ी पहनना, इतनी ठंडी में भी -4 डिग्री में भी उनको कहा जाता था कि वो भारतीय पोशाक में ही रहे। उस समय उनको टीबी हुआ और ये एक बहुत बड़े डोमेस्टिक वायलेंस जो कहा जाता है, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के डोमेस्टिक वायलेंस का एक विक्टिम जो है वो डॉक्टर आनंदीबाई जोशी है, जो कि प्रैक्टिस नहीं कर पाई। लेकिन मेरी पत्नी पहले सीखेगी, पढ़ेगी, लेकिन वो पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरीके की मंशा गोपालराव जोशी की होगी भी, तो भी वो उनकी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए कि उन्होंने जो पारंपरिक जो रीति-रिवाज थे, वो उनके ऊपर इतने थोपे और इनके ऊपर इतने हावी थे कि उन्होंने वहाँ भी एक ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के तौर पे यहाँ से रिमोट कंट्रोल चलाया था और आनंदीबाई जोशी डरती थी। यानी वो इतनी बड़ी डॉक्टर बनने के बाद वो सेवा नहीं दे पाई। लेकिन डॉक्टर रखमाबाई के काल में उनको महिला होने का सम्मान, डॉक्टर होने का सम्मान हमारे यहाँ महाराष्ट्र में काफ़ी लोग इसलिए नहीं देते हैं, जैसे कि उनका कहना है कि इनकी ये 3 साल बाद, यानी आनंदीबाई जोशी के 3 साल बाद इन्होंने पढ़ाई की। अब इनके पढ़ाई में रोड़े क्या आए? डॉक्टर रखमाबाई के पढ़ाई में रोड़े ये आए कि डॉक्टर रखमाबाई की भी शादी बाल विवाह हुआ था और उनके पति के पास नहीं रहती थी, पति उनके पास नहीं रहते थे। वो जब छोटी होकर बड़ी होने लगी और पढ़ने लिखने लगी और जब उसने डॉक्टरी में प्रवेश करना चाहा, तब अचानक से उनका पति उनसे बड़ा था उम्र में, वो अचानक आया और उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और रखमाबाई के की माँ के जो पहले पति थे वो गुजर चुके थे और उनकी माँ का ये दूसरा विवाह था, यानी जिसको कहा जाता है कि महर्षि कर्वे का या न्यायमूर्ति रानड़े का पहला विवाह हुआ है, ये भी बात हमें इतिहास के रूप में झूठ बताई जाती है। हालांकि डॉक्टर रखमाबाई के पिताजी जो थे, जो डॉक्टर थे, खुद मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने रखमाबाई की माँ के साथ जो विवाह किया था वो विधवा विवाह था और उसके बाद रखमाबाई पढ़ती लिखती है और उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए जब ये उनका पति विरोध करता है तब कोर्ट में जाती है और कोर्ट में कहती है कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है कि जबकि मैंने पति को देखा ही नहीं और पति इच्छा कर सकता है कि मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मुझे इच्छा नहीं है जाने की, तो कानून में इस तरीके की अमेंडमेंट होनी चाहिए कि कोई भी हो, वधू हो या वर हो, अगर उनको एक दूसरे के साथ रहना नहीं है
तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी विवाह बंधन की सख्ती करना उनके ऊपर जरूरी नहीं है और ये सख्ती हो नहीं सकती है कानूनन तौर पर। तो ये कानून लाने की बात जो है और शारदा एक्ट लाने की बात, ये जो है बाल विवाह को लेकर पाबंदी लाने की बात, इसके लिए की लड़ाई एक समय पे वकील न बनते हुए भी डॉक्टर रखमाबाई कर रही थी। यानी वो डॉक्टर नहीं बनी थी, लेकिन वो डॉक्टर बनते बनते बनने के लिए जाने के पहले इस तरीके की बहुत बड़ी जन वकालत, जो महिलाओं की वकालत करी उन्होंने, और ऐसे लिए इसके लिए उनके पास कोई आदर्श नहीं था कि महिलाओं के लिए महिला वकालत करने वाली कोई भी महिला उस समय तक मौजूद नहीं थी भारत। तो ये डॉक्टर भी है और पहली जन वकालत करने वाली, लोगों की वकालत करने वाली, महिलाओं के पक्ष में वकालत करने वाली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात रखने वाली। इतना ही नहीं तो ख्रिस्ती मिशनरियों के साथ काबा हॉस्पिटल में काम करते हुए बाल विवाह को लेकर इन सारी जो 55 महिलाएं थी पेची फिप्सन के साथ डॉक्टर महिलाएं, उनके साथ रखमाबाई आती है और रखमाबाई ये पूरे बाल विवाह को बंदी करने के लिए एक बहुत बड़ा निवेदन देती है और वो निवेदन देने के बाद बाल विवाह के कानून को लेकर वहां के न्यायाधीश पाबंदी लाते हैं। तो ये जो अगुवाई है, इन अगुवाइयों के बारे में हम लोगों को पता नहीं है। इसका मतलब भी ये है कि ये इतिहास छुपाने की बात हुई। ये इतिहास छुपाने की बात को लेकर अब मैं आती हूँ। किसका इतिहास छुपाया जाता है और किसका इतिहास बताया जाता है, ये सबसे बड़ी राजनीति है। ये राजनीति इसलिए चलाई जाती है कि शोषकों के इतिहास हमेशा हमें बताए गए हैं। जो शोषित है, जिन्होंने उनके साथ लड़ाई की, लड़ाई जीती या लड़ाई हारी, वो सर्वहारा हो या सर्वजीत हो, ऐसे लोगों का इतिहास हमारे सामने अभी अभी जब अंग्रेज यहाँ आए, जैसे कि गेल ऑमवेट की किताब है कि कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल पीरियड, तो जो वसाहतकाली यानी जिस समय ये अंग्रेजों का पूरा राज था, उस समय जो पूरी सांस्कृतिक क्रांति हुई उसके बारे में गेल लिखती है। इसमें हमें बहुत सारे ऐसे बहुजन नायक नायिकाओं का जिक्र मिलता है। जिस समय हम आदिवासी रिवोल्ट की बातें अभी पढ़ते हैं और फिर वो आदिवासी रिवोल्ट हो या घुमंतु विमुक्त हो, या जैसे कि आज हमें पता चलता है कि जो मुंडा जी ने जो इतिहास लिखा है, रामदयाल मुंडा जी ने, और झारखंड छत्तीसगढ़ से उभर कर, मध्य प्रदेश से उभर कर जो इतिहास अभी सामने आ रहा है, उसमें तंट्या भील, बिरसा मुंडा, और फिर यानी सातपुड़ा के वैली में हमको तंट्या दिखता है, बिरसा मुंडा हमको झारखंड में दिखते हैं, हमको उसी समय मध्य प्रदेश में रानी कमलापति दिखती है, हमें रानी दुर्गावती जो छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश के बीच में दिखते हैं, हमें दिखता है कि वहाँ फूलो जानो जैसी ये दो क्रांतिकारी रणरागिनी महिलाएं दिखती है। तो ये जो सारा इतिहास है, ये इन इतिहास के लिए उनके सामने कोई ऐसा आदर्श नहीं था। ये आदर्श उन्होंने एस्टेब्लिश किया नापदंड, लेकिन फिर भी हमें ये इतिहास बताया नहीं गया, इसलिए कि इतिहास उन लोगों का लिखना चाहिए, ऐसी एक पूरी मान्यता पूरे विश्व में है जो हम पर राज्य करते हैं। भारत पर राज्य कौन कर रहे थे? भारत पर राज्य जब बुद्ध काल गया, जैन काल गया, और जब ईस्वी सन 1 के बाद दूसरे शतक से लेकर 6वीं शतक तक आपको दिखेगा पुरोहितों का और ब्राह्मणों के राज ने इस देश का जो बहुजनों का इतिहास था, जो आदिम लोगों का इतिहास था, जिसको हम कहते हैं आज नाग लोगों का इतिहास था, उस इतिहास को मिटाया। और उस इतिहास को मिटाने के कारण ईस्वी सन पहले 530 जो बुद्ध काल शुरू होता है, और बुद्ध काल जहाँ पहली शताब्दी में, ईस्वी सन के बाद के पहली शताब्दी तक जो बहुत ही एकदम समृद्ध मायने में उस पूरे भारत का वर्णन किया जाता है। इतने यानी करीबन 800 से करीब विश्वविद्यालय अगर पूरे जगह पे, उस समय भारत नाम की सरहद नहीं बनी थी, ऐसी पूरी जगह से हम नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापन करने का एक उच्चांक ये पूरी व्यवस्था करती है, पूरा धम्म कहता है। जैन धर्म में भी, जैन पंथ में भी, जिसको बाद में धर्म करके पुकारा गया, जिन्होंने इसके खिलाफ, जो हिंदू पाखंडी के तौर पे जो बन रहा था उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि मोक्ष नाम की संकल्पना और कर्म विपाक की संकल्पना जो बनने लगी थी, उसका विरोध कहते हुए अपने अंदर की ही चेतना को जलाते हुए अत्तदीप भव, स्वयं प्रकाशित होना, और सब कुछ अनित्य है, नित्य नहीं है कुछ भी, और अनित्य है इसलिए वो जो सृष्टि का नियम है, इसलिए हम लोगों ने सृष्टि के साथ भी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य की समृद्धि और मनुष्य का विकास जो है वो केवल एक भौतिक संपत्ति नहीं, भौतिक संपत्ति उसके पास चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई भी प्राकृतिक तोड़ मरोड़ करते हुए का
विकास नहीं होगा, इस तरीके की संकल्पना उस समय ईस्वी सन पूर्व 530 के बुद्ध काल में और जैन काल में हमको मिलती है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अलग तरीके का तत्व ज्ञान यानी जिसको हम फिलॉसफी या दर्शन कहते हैं, वो दिया। अब ये उस समय के महानायक है, महामानव है, जिनको लोगों ने कहा महात्मा, फिर बाद में आत्मा शब्द को सोल वाला अब ये आ गया मतलब, और फिर आत्मा शब्द के साथ स्वर्ग नरक जोड़ा गया। इसलिए आत्मा शब्द लोगों आज के लोगों को जो प्रगतिशील लोग हैं वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन उस समय लोगों को पता नहीं था कि इस आत्मा शब्द को लेकर, लेकिन कबीर को उन्होंने महात्मा कहा है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को लेकर उन्होंने महात्मा कहा है, और फिर हमें दिखता है कि महात्मा फुले को कहा गया है। इन तीनों को लोगों ने ये पदवी दी थी, ये लोगों के महानायक और महात्मा थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा और वो प्रचलित होने लगा, और फिर लोगों ने भी उनको महात्मा कहना शुरू किया। महात्मा फुले जी को क्रॉफर्ड मार्केट में बहुत सारे लोगों ने एक बड़ी सभा लेते हुए खुद आकर ये पदवी दी थी, क्योंकि उस समय तक महात्मा फुले ने पूरे पेशवाई ने किए हुए आज तक जो अछूत अस्पृश्य मानते हुए लोगों को जो पाबंदियां थी, उन सारी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, गुलामगिरी के खिलाफ आवाज उठाई थी, किसानों का कोड़ा लाया था सरकार के सामने, हंटर कमीशन के सामने, वो जो पूरा उन्होंने एक पूरा निवेदन दिया था, किसानों के बारे में पूरी स्थिति का बयान किया था। एक तरफ वो ब्रिटिशों ने दिए हुए एजुकेशन के साथ पढ़ लिख रहे थे, लेकिन उसी समय इस देश के जो ब्रिटिशों की जो राजसत्ता थी, उसी जैसे भारत में जो सांस्कृतिक सत्ता है, उस सांस्कृतिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, और उसी विद्रोह में शामिल जो पूरी पाबंदियां थी, वो पूरी पाबंदियां मिटाते हुए अपने घर में भी विद्रोह करते हुए, घर में आप रहने के लिए जगह नहीं दी थी, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को निकाल दिया गया था उनके घर से। ऐसे सारे समय पे उनके ऊपर पत्थर गोबर सब आप जानते हैं कि ऐसी जो पूरी अवस्था थी, यहाँ तक वो लोग आए कि उन्होंने ये सब कुछ सहन किया। उनके ऊपर कितने हमले हुए होंगे, जो कहते हैं मर्डर वाले भी हमले बहुत हुए हैं। हमें जब दिखता है कि विश्राम घोले की बेटी को मार दिया गया और उनके स्मरण में उन्होंने एक बोलने वाली जो गुड़िया है, ऐसे नाम से उन्होंने एक हौद भी बनाया, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगी। अब मैं जो 9 जनवरी के बाद 12 जनवरी को आती हूँ। 12 जनवरी के लिए हम लोग बिल्कुल पीछे जाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी ये शिवाजी महाराज जो थे, उनकी माँ की जयंती है, और ये जो माँ है उनको हम राजमाता कहते हैं। ये माँ जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे मैं इसलिए कहती हूँ कि इस देश में स्वराज्य से लेकर स्वदेश तक की जो संकल्पना है, तो ये जो पहला स्वराज है, वो स्वराज्य लाने के लिए, सुराज्य लाने के लिए जिन्होंने काम किया, और पहला लोकतंत्र का यानी तथागत गौतम बुद्ध के बाद अगर रयत को प्राधान्य देने वाला, और रयत यानी मेरी जनता पहली है, ये कहने वाला जो पहला राजा था, वो शिवाजी था। पहला उसके पूरे आज्ञा पत्र में भी पहला स्थान है रयत को, जो हम लोग देखते हैं बाबा साहेब आंबेडकर के पूरे अध्ययन में उन्होंने ये सब कुछ रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हम सबको वी द पीपल कहते हुए हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन अर्पण की जाए, इसके लिए सरोकार किया। नहीं तो यहाँ के काफी सारे लोग कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भगवान को अर्पण की जाए। तो इसको करने वाले जो पहले पहले लोग हैं, ये सारी चीजें करने वाले पहले लोग, ये बहुजन, दलित और मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, और वो ख्रिस्ती समुदाय से आ रहे हैं। अब ये नायक नहीं है, ये महानायक इसलिए है कि इनके पहले कोई नहीं होकर गया, इनके पहले यही है, और इन्होंने इस तरीके की मिसाल रखी है। जिजामाता ने क्या मिसाल रखी, तब शाहजी राजे आदिल शाह के यहाँ नौकरी, मनसबदार थे, वहां नौकरी भी कर रहे थे, वहां जाकर उन्होंने, और फिर वो युद्ध के मुहिम पर भी जाते थे। अब ये निजाम शाह आदिल शाह के दरबार से वो वापस अपने महाराष्ट्र में आने की संभावना कम होते हुए भी यानी ये राजमाता जिजाबाई को मालूम है कि मैं अकेली हूँ और मुझे अपने बेटे को संभालना है और बड़ा करना है। ऐसे एकल महिला रहकर उन्होंने एक सकल महिला दिखाई, उन्होंने कभी वो विकल नहीं हुई, उन्होंने जिस तरीके का राज करके दिखाया, और उन्होंने शिवाजी को जिस तरीके से तैयार किया, ये शिवाजी राजा, जो रयत का राजा जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक जिस सुजान, जिसको हम कहते हैं कि जिसको जनता के प्रति नहीं, लोकतंत्र के प्रति ही नहीं, तो पूरे राज में सारी चीजें, जल जंगल जमीन का भी बंटवारा कैसे करना चाहिए, लोगों को कितना देना चाहिए, प्रकृति की कितनी तोड़मोड़ करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए। अब जो पहाड़ों पर किले बनाए, तब पहाड़ों पर किले बनाए, लेकिन पहाड़ तोड़े नहीं,
वैसे ही हमें तथागत गौतम बुद्ध के काल में इतना विचार परिष्कृत दिखता है कि आज के जैसे रियल एस्टेट के जैसे पहाड़ तोड़े नहीं गए हैं, धूल बनाई नहीं गई है और पूरे के पूरे जमींदोज किए गए नहीं है, जंगल जमीन, और कहीं कोयले भट्टी के लिए हो या अणु भट्टी के लिए, इस तरीके से कोई भी पर्यावरण का विनाश न करते हुए है हमारे हमें केव्स दिखती है, इतने बड़ी बड़ी मूर्तियां खोदी है, लेकिन पर्वत नहीं तोड़े गए। तो ये जो धरोहर विरासत और इस तरीके का प्राकृतिक ज्ञान, और इसी के साथ साथ सारे समुदाय जो है, जनता जो है, उस समुदाय को सारा अ, अ, उन चीजों का फायदा मिले, वो उनके उसके लाभार्थी हो। मैं अकेली नहीं, मैं एक अदानी अंबानी बन सकती थी, लेकिन फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले अदानी अंबानी नहीं बने। राजमाता जिजाऊ राजमाता बनी, लेकिन राजमाता बनते हुए उन्होंने उस तरीके के कोई भी शौक नहीं किए, जैसे कि या किसी के वध के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखी, जो पेशवाई में हमें मिलता है सबूत कि आनंदीबाई ने धक्का मार किया, या फिर हमें चलता है पता कि पेशवाई हो या राजपूत के लोग राजपूत राजे हो, या जहां इस तरीके की एक पूरी पितृसत्ता हावी हो जाती है वहां, और मनुस्मृति हावी हो जाती है, वहां महिलाओं को जोहार करने को कहा गया है, सती सती के लिए भेजा गया उनको। खास तौर पर रूपकवर के केस में ये फिर पता चला कि किस तरीके से उनको भांग पिलाई जाती थी, किस तरीके से उनको नशे की गोलियां देकर उनको कोई वेदना में वो चिखे नहीं, और फिर ये भी कहे, उनका जय जयकार करे और कहा कि जय सती मैया की। इस तरीके की घिनौनी प्रथाएं सवर्णों में, उच्च वर्णियों में थी, उसकी पूरी पाबंदी करने के लिए इन महानायिकाओं ने काम किया है, और वो उसको चैलेंज करते हुए, उसको चुनौती देते हुए आगे बढ़ी है। इसलिए ये नायिका महानायिका है। ये उस समय भी अपने समाज में भी केवल नायिका नहीं थी, उस समाज में भी वो अग्रेसर थी। इसलिए आज आपके प्रेरक अगर कोई भी हो, कि मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आपने मुझे बताया, पढ़ाया, आपने हमारे लिए इतना किया, तो आप हमारी प्रेरणा स्थान है। मेरे सामने आदर्श है, मेरे सामने इन महिलाओं का आदर्श है, इसलिए मैं प्रेरक हो सकती हूँ। मैं एक इन इनका इनकी फॉलोवर हो सकती हूँ। मैं एक सत्यशोधक धरोहर को कंधे पर लेकर जाने वाली वाहक हो सकती हूँ। लेकिन ये जो इन लोगों ने जो पहला प्रयास किया है, ये पहला प्रयास करने वाली महानायिका, और वो भी किसी भी ऊपर की जाति की, उच्च वर्णीय सवर्णों के घर से नहीं आती है इस देश में। इस देश में वो हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठा रखने वाले, जो मनुस्मृति वाले जो 3 वर्ण है, उनमें से नहीं आती है। ये आती है, ये जिनको शूद्र कहा गया, वो जो निर्मिति वाला क्लास था, जो वर्ग था कारागिरों का, जो वर्ग था क्राफ्ट्समैन का, जो वर्ग था क्राफ्ट्सवुमन का, ये इस वर्ग में से ये नायिकाएं आती है। अब मैंने एक बात आपको कही, जो आखिरी में मैं इसलिए, पहली शुरुआत में उधर से कर सकती थी, लेकिन आखिरी में इसलिए कि आपके दिमाग में वो बात पक्की बैठे, और जो लोग बाद में ज्वाइन हुए उनको भी पता चले। गर्डा लर्नर कहती है कि आज तक इतिहास जो है वो हमेशा हीज स्टोरी, यानी हिज स्टोरी। हिज स्टोरी का अर्थ क्या है? हिज स्टोरी, यानी उसका आदमी का इतिहास लिखा गया, लेकिन शी स्टोरी नहीं लिखी गई। तो हर स्टोरी नहीं है, तो ही स्टोरी है, लेकिन हर स्टोरी नहीं है। आज हमें हर स्टोरी लिखना है। हमेशा हीरोज है, HEROE, हीरोज है, लेकिन शिरोज नहीं है। अभी जो मैंने आपको इतिहास बताया, वो शिरोज का इतिहास बताया। आज तक पुरुषों का इतिहास आपको बताते आए हैं, पैट्रियार्कल मोड़ पर जाते हुए पूरी पितृसत्ता के तहत इतिहास बताए गए हैं। लेकिन भारत की एक खासियत है कि फुले अंबेडकर, शाहू पेरियार की जो विचारधारा है, जो धरोहर है, ये पुरुष जो थे, ये पुरुष शोषक पुरुषों से बहुत अलग थे। ये जो महानायक है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर, कबीर से लेकर, तुकाराम से लेकर, ये पूरी परंपरा जो है, या फिर हम संत परंपरा से लेकर आगे आते हैं, तब फुले तक पहुंचते हैं, शाहू तक पहुंचते हैं, पेरियार तक पहुंचते हैं, नारायण गुरु तक पहुंचते हैं, अयंकाली तक पहुंचते हैं। इन पुरुषों ने एक सहजीवन, केवल स्त्री पुरुष सहजीवन नहीं, सारे वंचित जो घटक है, सारे वंचित समूह है, उनको साथ लेकर एक समूह जीवन, एक लोक जीवन, एक रयत जीवन जिया है, जिसमें यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का भी नाम अग्रेसर है। और उनकी माँ राजमाता ने इस तरीके से केवल संस्कार नहीं दिए, एक एकल महिला ने रहते हुए उन्होंने शिवाजी को बहुत स्वराज्य का सपना देकर इस तरीके से जाज्वल्य बनाया, इस तरीके की शिक्षा दी कि उन्होंने अपने आजू बाजू के मुस्लिम हो, महार हो, मांग हो, मातंग हो, कोई भी किसी भी जाति को लेकर उन्होंने अपने पूरे जो दोस्त है वो दोस्त बनाए। उसके ऐसा एक सैन्य तैयार किया जिसमें जाति भेद नहीं था, ना धर्म भेद था। दूसरी तरफ जिजा माता का एक बहुत बड़ा योगदान ये भी हम देख सकते हैं कि जिजा माता अपने पति के मृत्यु के बाद सती नहीं गई, और उसके बाद उनका फॉलो आप लोग अहिल्या होलकर में दिखता है कि अहिल्याबाई भी सती नहीं गई।
तो ये सती न जाने की वाली जो परंपरा है, वो कभी भी आप लोगों को उच्च वर्णीय या उनमें से कोई भी एक भी लड़की या एक भी महिला ऐसी नहीं दिखती है कि मैं सती नहीं जाऊँगी, ऐसा कहती है। और पंडिता रमाबाई जब आती है, तब तक इनके जैसा आदर्श पैदा करने वाले उनके पहले 30 साल पहले ही जन्मे हुए हैं और उन्होंने उसके पहले आदर्श किया है। पंडिता रमाबाई के साथ भी एक बहुत बड़ी शोकात्मिका है। वो पंडिता रमाबाई भी जनवरी में हम लोग उनको याद करते हैं और पंडिता रमाबाई का नाम जब लेते हैं, तब पंडिता रमाबाई के साथ ये हुआ कि 1858 में, यानी 1821 में सावित्रीबाई फुले का जन्म है, 1831 में फातिमा शेख का जन्म है और उसी समय हम लोग सावित्रीबाई रोड़े और ये सब हम उम्र है। मुक्ता साळवे जिन्होंने पहला निबंध लिखा, वो पहला निबंध मराठी का पहला निबंध होता है माघ महार के दुःख के बारे में। ये इस निबंध को मराठी साहित्य विश्व में जिक्र नहीं किया गया। ये 1882 के पहले, यानी ताराबाई शिंदे ने जो बहुत बड़ा निबंध, स्त्रीवादी निबंध लिखा, मुक्ता साळवे ने पहले दलितवादी निबंध, या हम लोग आज कहेंगे कि जो शूद्रों के हकों का, दलितों के हकों वाला निबंध और उनके दुख का बयान करने वाला निबंध अगर कोई है, तो पहली दलित साहित्यिक जो है, वो पहली दलित साहित्यिक कोई पुरुष नहीं है, पहले दलित साहित्यिक एक महिला है, वो है मुक्ता साळवे। उसकी भी जयंती के तौर पे हम इस उत्सव में मुक्ता साळवे की जयंती मनाते हैं। और मुक्ता साळवे, ये विष्णु शास्त्री चिपळूणकर को जो क्रेडिट दिया जाता है, तो चिपळूणकर, आगरकर और तिलक विष्णु शास्त्री के पिताजी जो है कृष्ण शास्त्री, वो महात्मा ज्योतिराव फुले के पिताजी और फुले जी, इनके बीच की कड़ी है और वो उनको मिलते रहते हैं। लेकिन विष्णु शास्त्री चिपळूणकर बहुत बाद में जन्मे हुए हैं। तिलक और आगरकर के काल के हैं, लोकहितवादी भी उनके काल के हैं और उनके बीच के काल के हैं। तो ये समकालीन हमको बताए जाते हैं और उल्टे उल्टे नाम लिए जाते। तो पंडिता रमाबाई भी जो तैयार हुई, तरबेज हुई, वो भी बाद में आती है और पहले मुक्ता साळवे का निबंध आता है और वो उनके निबंध को हम लोगों ने महाराष्ट्र के पूरे मराठी साहित्य में सबसे पहला निबंध मानना चाहिए और उनका उनका जिक्र करना चाहिए कि दलित साहित्य के तौर पे भी मुक्ता साळवे का निबंध एक्सेप्ट होना चाहिए और उनको एक पूरे मेनस्ट्रीम की पहली साहित्यिक निबंधकार करके भी मुक्ता साळवे का नाम आना चाहिए। और स्त्रीवादी निबंधकार के तौर पे जो विश्व में जो नाम है, उस विश्व में आज 1882 में लिखा गया स्त्री पुरुष तुलना, उसका जिक्र पूरे विश्व में किया जाता है। और वो ताराबाई शिंदे आज केवल हमारे देश की महानायिका नहीं है, आज ताराबाई शिंदे स्त्रीवादी इतिहास में अजरामर हो चुकी है। सावित्रीबाई फुले आज केवल हमारे देश की महानायिका नहीं है और राष्ट्रीय तौर पे उनके नाम से ये पोस्ट टिकट भी निकाला गया, लेकिन अभी तक सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न या विश्व रत्न नहीं कहलाया है। लेकिन वो हमारे देश की मलाला भी, मैंने पिछले बार आपसे बात भी की थी, वो हमारे देश की मलाला भी है उस समय की, हमारे देश की वो मदर टेरेसा भी है, हमारे देश की वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी है। और 19वीं सदी में इस तरीके से सारे काम इकट्ठा करने वाली, जिसको इन लोगों ने मिथकों में सरस्वती कहा था, जिसका कोई भी जिक्र या जिंदा इस तरीके की कोई जो वर्णन है, वो वर्णन एक मिथकों में एक बहुत ही सुंदर नायिका के तौर पे है, लेकिन उसके कोई हमें मौजूदा अवशेष मिलते नहीं है। तो हमें दिखाई देता है कि सावित्रीबाई हमारे सामने है, वो सचमुच हमारी विद्या देवता और स्मृति देवता है। हमारी शौर्य देवता राजमाता जिजाऊ है, हमारी शौर्य देवता अहिल्याबाई होलकर है, हमारे विद्यादाता में पहली मुस्लिम शिक्षिका जो है, वो विद्यादात्री में फातिमा शेख है। हमारे साथ जो है पहली निबंधकार महाराष्ट्र की मुक्ता साळवे है। हमारे देश में पहली और पूरे राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय तौर पे पहली स्त्रीवादी निबंधकारों में ताराबाई शिंदे है। पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर में डॉक्टर रखमाबाई सावे राउत है। हमारे साथ पहली पत्रकार के तौर पे तानीबाई बिरजे है, जिन्होंने दीनबंधु में जो जिक्र जो साप्ताहिक है उसको चलाया, वो नियतकालिक को, उसकी वो संपादक रही। तो इस तरीके से एक पूरी धरोहर। और नारायण मेघाजी लोखंडे जो कामगार थे, उनके साथ जो कामगार महिलाएं थी, उनका जिक्र और आगे जाकर मैं उनके बारे में भी आपके साथ बातचीत करूंगी। अब सवाल यह है कि इन सारी नायिकाओं का जो 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हम उत्सव करते हैं, 25 दिसंबर में मनुस्मृति दहन करते हुए हम लोग ये सर्वहारा शिरोज जिनको हम कहेंगे, ये जो हर स्टोरी है, यानी ये उसका महिलाओं का इतिहास है, ये आदमियों का इतिहास नहीं। ये सर्व जिनको हारने को ही कहा गया, इनको हारी हुई कहा गया, इनको अबला कहा गया, इनको कुचला गया, ये कोई बना ही नहीं सकती, ये केवल चूल्हा चौका कर सकती है, इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए गए ऐसी महिलाओं को हम बहुजन
नायिका केवल नहीं कहेंगे, इनको हम महानायिका कहेंगे। ये जो महानायिका है, ये महानायिकाओं का इतिहास आज के जो प्रेरक नायिका वगैरह होगी समकालीन, इन समकालीन नायिकाओं में भी लार्जर दैन लाइफ जिन्होंने काम किए, वो बहुत ही बड़े-बड़े काम करने वाली जो महिलाएँ हैं, उनमें उच्च वर्णीय भी है, उनमें आदिवासी महिलाएँ हैं, उनमें ओबीसी है, एससी-एसटी है, ये सारी महिलाएँ हैं। लेकिन आज बिल्कुल, आज 21वीं सदी में भी मुझे लगता है कि महानायिका होने के सम्मान हम किसको दे सकते हैं? हम सोनी सोरी को दे सकते हैं, हम बिल्किस बानो को दे सकते हैं, हम आज हमारी महानायिका फूलन देवी को दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो अत्याचार, अन्याय हुए, संघर्ष हुए, इसके बावजूद भी इन्होंने अपने काम छोड़े ही नहीं। इन्होंने लोगों के पास जाना, लोगों के हकों के लिए लड़ना, लोगों के न्याय के लिए लड़ाई करना, खुद के न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना, भौरी देवी हो, हाँ, मथुरा हो, ये हमारे आज देश की नायिका है और ये देश की हमारी महानायिका है। बाकी अन्य जो है वो नायिका होगी, लेकिन इन लोगों ने खुद ऐसे शोषित समूह से आई है, इन्होंने केवल किसी एक समूह का आकर मैं आपके समूह के लिए नेतृत्व करती हूँ, ऐसा उनका रोक ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने अपने समुदाय में भी पूरा का पूरा रिबेल किया है, रिवोल्ट किया है, इनको कोई भी लग्ज़री, इनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं है। बिल्किस बानो के जैसे तो आज जो हम देखते हैं बिल्किस बानो की लड़ाई हो या जो कुश्तीपटु जो लड़कियां हैं, वो हमारी महानायिकाओं में तब्दील हो सकती है 150 साल बाद या 100 साल बाद, क्योंकि आज उन्होंने दिखा दिया है, वो विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, इन्होंने दिखा दिया है, या शाहीन बाग की वो जो महिलाएं हैं जिन्होंने हाथों में आज एक पूरे संविधान लेते हुए हम अपनी नागरिकता की जंग लड़ी है, वो हमारी प्रेरणा स्थान होगी और उनमें जिन्होंने काम किया है, ऐसी औरतें हमारी महानायिका बन सकती है, जिन्होंने अपने-अपने समुदायों में से उठकर भी अपने समुदाय को इतने सशक्त तौर से और इतना ही नहीं तो उस समुदाय के आगे जाकर पूरे विश्व के लिए या पूरी जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम किया है। फिर उसमें मुझे बिल्कुल फ्लेविया एग्निस भी एक महानायिका के तौर पे लगती है। मुझे शहनाज शेख या शाहबानो भी एक महानायिका के तौर पे लगती है। तो इन्होंने जिस तरीके से पाबंदियाँ नकारी और पाबंदियाँ नकारते हुए जो लड़ाई की और आखिरी तक आज तक वो करती आई है, अपने समुदायों के साथ भी जुड़ी है और उसके आगे जाकर बाकी जन समुदायों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके कानूनी हकों के लिए, उनके न्याय के लिए भी लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आज और किसान आंदोलन में अगुवाई करने वाली ये जो औरतें थी, वो हमारी नायिका बन सकती है। लेकिन ये जो महानायिका है, इन्होंने संघर्ष करते हुए आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल रखी है। तो नायिकाओं का महानायिकाओं में तब्दील होना, ये किसी ने किसी के ऊपर मुखौटा चढ़ा के नहीं हो सकता है। आज नायिकाओं को महानायिका करने के लिए की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को हमने पूरा का पूरा बंद करना चाहिए, उस साजिश को नकारना चाहिए, उस साजिश का निषेध करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आज भाजपा का दौर चल रहा है, आज हिंदुत्ववादी दौर चल रहा है, आज धर्मांधता का दौर चल रहा है। ये धर्मांधता के दौर पे दामगुड़े से होकर अ, फिर बिल्कुल पुरोगामी या जिसको हम प्रगतिशील लोग कहते हैं, उन प्रगतिशील विचारधाराओं के लोगों में भी जो सॉफ्ट सैफरन लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने पूरे इतिहास में अपने आजू-बाजू में जो समकालीन लोग या समकालीन नायक-नायिका है, उनमें से भी चुनकर केवल अपने ही हिस्से के नायक-नायिकाओं की जयंती बराबर इन लोगों की जयंती के अवसर पर करना और फिर उनके सामने एक ऐसे आदर्श रखना कि राजमाता जिजाऊ के बदले में आज अभी आप उनकी जयंती कर लीजिए, ऐसे कहते हुए सावित्री की जगह फिर से सरस्वती जैसे उन्होंने लाने की कोशिश की। जिस तरीके से उन्होंने सब जगह पे 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद गिराते हुए 6 दिसंबर को जब हमें पता है कि हमारे महामानव का महापरिनिर्वाण हुआ था और उनकी उनके स्मृति दिन के अवसर पर ही खास तौर पे बाबरी मस्जिद गिराना और राम जन्मभूमि का स्मारक उभारने के लिए राम जन्मोत्सव मनाना और उस तरीके से उस दिन को पूरा का पूरा इतिहास में बदल डालना। ये जो चीजें चल रही है आज कितने सारे ऐतिहासिक शहरों के नामकरण कर देना, बदल देना, कितनी सारी गंगा जमुना तहजीब को तहस-नहस कहते करते हुए बिल्कुल संत रविदास की इस भूमि को, अमनपुरा को या कबीर की इस पूरी भूमि को या नामदेव जना, तुकाराम, बहना इस तरीके की जो पूरी स्त्री-पुरुष समता की धरोहर थी, जो पंढरपुर में हम लोग सहजीवन की धरोहर को देखा है संतों के काल में मीरा और रविदास की धरोहर हो या फिर हम लल्लन बाई की धरोहर को हमने देखा है, लालून फकीर की धरोहर को हमने देखा है। ये हम हर एक जगह पे या संत सहजों की धरोहर को देखा है। ये सारे धरोहर हमसे छुपाकर उन इतिहास को छुपाकर जो नया इतिहास ये लोग फिर से हमारे सामने ला रहे हैं, वो मनुस्मृति आधारित है। इनका
एक मुझे मेरे बहुत ही यानी जो जाने-माने जो हम लोगों को पता है हमारे समकालीन है लेकिन महानायक के संपादक हैं, उनसे कभी बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही और वो मुझे जाते-जाते अधोरेखित करनी है। उन्होंने एक बात कही कि ये क्या कौन-सा दौर है और ये क्या लाना चाहते हैं? ये पुरानी जो पुराना जो रसायन है, वो नई बोतलों में भर रहे हैं और ये नई बोतलों में भरने के कारण ये जो पूरे जो लोग चुप बैठे हैं, जिन लोगों को लगता है कि लता ब्रह्म जैसी महिला बोल रही है और हमें विरोध कर रही है, तो वो मेरे ऊपर टूट रहे हैं। हालाँकि उन्होंने टूट पड़ना चाहिए आज किसके ऊपर? जो लोग इस पूरे देश का इतिहास बदलने निकले हैं और इस देश की देश का इतिहास, इस देश के जो महानायक, इस देश की जो महानायिका हैं, उनको बदलने का जो काम कर रहे हैं ये लोग, उसका साथ देने के बदले में आज जो मेरे जैसे लोग क्योंकि रिसर्च में है, जो शोध प्रक्रिया में है, वो लोग ये पहचान रहे हैं कि ये लोग पुराना रसायन भर रहे हैं और वो पुराना रसायन उसकी जो प्रतिमा जो सुनील खोब्रागड़े जी ने महानायक के संपादक जो है उन्होंने दी, वो मुझे बिल्कुल सही लगती है कि उस वही प्रतिमा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ही स्टोरी को नकारते हुए हर स्टोरी, हमने जो आज तक के इतिहास को जेताओं का जो इतिहास था वो सबाल्टर्न इतिहास के तहत सर्वहारा का इतिहास जो ग्रामशी कहते हैं, जो मार्क्सिस्ट विचारवंत और मार्क्सिस्ट इतिहासकार और जो दार्शनिक थे, उन उनके विचारों के आधार पर हमने इतिहास को जब खोजना शुरू किया या महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक इतिहास को लेकर जब खोजना शुरू किया और जब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मैडनेस अगेंस्ट मनु का जो एक पूरा हमारे सामने पूरे मनुस्मृति का विच्छेदन करते हैं, तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए हमारे देश में जो आज तक सामने नहीं आया है और उनको नकारते हुए उसको मराठीमध्ये म्हणतात त्याला की अनुल्लेखाने मारून टाकणं, उसका जिक्र भी नहीं करना और उसको छुपा देने का जिस तरीके का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसको सैबोटाज करते हुए एक इतिहास को पूरा का पूरा बंद किया गया। हमें अभी पता चलता है कि बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी, वो बुद्ध की मूर्तियाँ आज हम जहाँ-जहाँ खोद रहे हैं, वहाँ-वहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज एक तरफ से समुंदर भी, नदियाँ भी खुल चुकी है, रेगिस्तान बनने लगा है, बहुत सारे शहर जो पहले बने थे, गाँव बने थे, उनको तहस-नहस किया गया है। लेकिन तब ये पता चल रहा है कि उनके अंदर जो छुपाया गया है, वो क्या छुपाया गया है? जो मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर कौन से मूर्ति को देवी-देवताओं के मुखौटे बनाए गए। यानी जो ईस्वी सन दूसरी शताब्दी से जो शुरू हुआ, पुष्यमित्र शुंग के काल में जो शुरू हुआ, जहाँ रामायण महाभारत रची गई और जहाँ रामायण महाभारत को कहते हुए राम को 10,000 साल पुराना, महाभारत को 10,000 साल पुराना, ये कहते हुए राम और कृष्ण हमारी विरासत है, ये कहते हुए लोगों को उल्लू बनाने के 600 साल इन्होंने उसमें लगाए और जो बुद्ध काल या जैन काल का इतिहास था, वो काट-कर, मार-कर लोगों को श्रामणेर स्त्रियाँ जो जैन स्त्रियाँ थी या बुद्ध धम्म में लिखी पढ़ी-लिखी जो थेरी थी, जो थेर थे, उनकी गाथाओं को भी दफन किया गया। लेकिन इस तरीके से इतिहास दफन या नहीं होता है, वो खुलता है और ये षड्यंत्र कभी ना कभी खुलता है। 2000 साल लगे हैं। बुद्ध की मूर्तियों को इस तरीके से उन्होंने ढाक कर देवी-देवता बनाया, उसको खोजने में और आज पता करने में 2000 साल लगे हैं। इसलिए जब आपके सामने कुछ कोशिशें अपनी नायिकाओं को, अपने प्रेरणासार को महानायक बनाने की जो कोशिशें कुछ आम लोग कर रहे हैं, जो उनके लिए वो प्रेरणा होगी, उनके समूह के लिए होगी, उनका जो वर्ग है, उनके जो वर्ण है, उनकी जाति है, उनका उनका गुट है, उसके लिए वो प्रेरणा होगी। तो आपकी प्रेरणा के लिए आप 33 करोड़ देवता भी बना दीजिए। लेकिन ये जो महानायिकाओं ने हमारे लिए काम किया है, उनको आप अगर हाथ लगाने की कोशिश की और आज उस इतिहास को दफन करने की कोशिश की या फिर उस इतिहास पर आप मुलामा चढ़ाने की और दूसरी मूर्तियों का रोपण करने की कोशिश की, हमारे प्रतिमान और हमारे प्रतीक, हमारी प्रतिमाओं को जो एक संपूर्णतः लोगों के लिए की, लोकतंत्र के लिए की, रैयतों के लिए की, सारी जनता के लिए काम करने वाले जो प्रेरणा है, जिन्होंने कभी भी खुद के लिए नहीं काम किया है या खुद की गरिमा के लिए या केवल हम ही श्रेष्ठ है, ये न कहते हुए श्रेष्ठ कनिष्ठता का पूरा सिद्धांत खारिज करते हुए समता, समानता, मैत्र और लोकतंत्र और हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता है, जिस स्वतंत्रता के लिए सभी को अपनी जान देनी पड़ी है और करुणा, प्रज्ञा, विवेक, इन सारे मूल्यों के लिए जिन महानायकों ने अपनी सदी में भी वो महानायक ही थे और क्योंकि उनके पहले कोई नहीं था और उन्होंने किसी की मिसाल रखते हुए वो काम नहीं किया।
तो इन लोगों के बारे में आज हम लोगों को उनको वंदन करना चाहिए और अगर उनके साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ चुनौती देकर तर्क के तौर पर चुनौती आज तर्क के तौर पर लिखते हुए एक तर्क देते हुए लगात करने वाले लोग बिल्कुल आएंगे और विरोध करते हुए लोग कौन से आएंगे तो आपको बड़े बड़े माध्यमों के लोग भी विरोध करेंगे और कहेंगे कि ये महिलाएं लड़ रही है या फिर ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, हालांकि इनको ही माध्यमों में लड़ने का एक पूरा ठेका दिया गया है क्योंकि इनके जाति के लोग ही सारे माध्यमों में बैठे हुए हैं और इन्होंने प्रगतिशील माध्यमों में भी इनके जाति के ही लोग बैठे हुए, इसलिए हम जब आक्रामक बनकर बोलते हैं तो ये लड़ाई हमने शस्त्र लेकर नहीं की है, हम शास्त्रार्थ लड़ाई कर रहे हैं, हम तर्क और तत्वज्ञान के लोग को लेकर यानी दर्शन को लेकर ये लड़ाई कर रहे हैं और हमारे महानायिका जो है इनके बारे में कोई भी इतिहास लिखते हुए थोर पुरुषों का कहा गया है यानी महापुरुषों का कहा गया है, हम उनको महापुरुष नहीं हम महानायिका कहते हैं और इसलिए हमारे पूरे मंच पर विचार मंच पर हमारे एक दर्शन मंच पर विचार पीठ पर हम लोग इन महानायक महानायिकाओं का हमेशा हमारे साथ उनको रखते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके फोटो लगाते हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं हम केवल पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोगों के मनों में और अंतर चेतना में प्रवर्तन करने के लिए परिवर्तन करने के लिए युग प्रवर्तन करने वाले इन युग जिनको हम कहेंगे ये युगंधर रहे हैं, ये एकाध युग में एक होने वाले इस तरीके की जो उनकी प्रतिमाएं हैं, ऐसी प्रतिमाओं का अगर किसी ने ध्वस्त करने की कोशिश की तो हम हमेशा शास्त्रार्थ करते रहेंगे और शास्त्र के द्वारा ही दर्शन के द्वारा ही हमारे पढ़ाई के द्वारा अध्ययन के द्वारा हमारे खोज के द्वारा हमारे सत्य शोध के द्वारा उनके साथ हमेशा एक विमर्श करते रहेंगे और हमारी बातें सामने रखते रहेंगे। आज मुझे राहुल खांडेकर जी ने बहुजन संगठक के इस मंच पर बुलाया, इसको आज इन्होंने एक विचारपीठ के तौर पर महानायिका कौन ये पूरा मुद्दा रखने के लिए मुझे बुलाया। मैंने जो कुछ बातें आज की है उसमें कुछ क्रोनोलॉजिकल बातें रखी है और उसी के साथ साथ आज मैंने कुछ दार्शनिक बातें रखी है। आज मैंने आलोचना बहुजन स्त्रीवादी आलोचना कैसी होती है इसकी भी मिसाल रखी है और हमारे महानायक महानायिकाओं के प्रति आज फिर से एक बहुत रिस्पेक्टफुली ये बहुत सम्मान देते हुए मैं उनको वंदन करते हुए कहती हूँ, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, जय मुक्ता, जय रमा, हम जय तानीबाई मिर्जे, जय रखमा और इनको सबको सलाम करते हुए जिंदाबाद कहती हूँ और जय संविधान कहती हूँ और जय संविधान कहते हुए सबरंगी सलाम करते हुए आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे अलविदा कहती हूँ।